KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस क्या होती है भैया? भाई जिन बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, आप देखिए, आपको शायद, आपका पहले भी फिजिक्स क्लास लगा है क्या? RM2 वाले जो नहीं बच्चे हैं? सर, नो नहीं। सर। नहीं लगा, नहीं लगाया कुछ भी। ठीक है, तो आप जो है, कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है? आपको कोई चीज ना समझ में आए तो, ठीक है? एज सच कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पर्सनली चैट में लिख सकते हो, ठीक है भाई? तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये जो थ्योरी दी गई है, दिस इज कंसर्न्ड विद द आइडियल गैस, ठीक है ना? कंसर्न्ड ओनली फॉर द आइडियल गैस इन स्टेडी स्टेट, ठीक है? स्टेडी स्टेट क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आइडियल गैस क्या होता है? क्या होता है भाई आइडियल गैस, पता है क्या? गैस इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा? इंटरेक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, कोई किसी को खींचातानी नहीं कर रहा है। ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं। ऐसी गैस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना? कि आपस में कोई भी फोर्स ना हो, आपस में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, मॉलिक्यूल्स का कोई बॉन्डिंग ना हो, सब इंडिविजुअल हो, ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? रिप्लाई करते रहो, जैसे आपको कल बोला था। हाँ सर। हाँ, यस सर, नो सर बोलते रहो, ठीक है? माइक अनम्यूट रखो कम से कम, अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो अगर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं होगी। सही बात है गलत बात? नो इंटरेक्शन तो नो इंटरेक्शन एनर्जी। यस सर। और इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कराई थी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, हाँ या ना? यस तो सर। बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं आएगा। नो इंटरेक्शन एनर्जी मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज बेसिकली इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली, राइट? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। तो अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, या फिर टोटल एनर्जी की बात करें, या फिर अपन इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो एक्चुअली अपन काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो गैस के पास जो भी एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, और काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स मूविंग होंगे हमेशा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं, मतलब ये थ्योरी देने के लिए इस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि आइडियल गैस जो है कंसिस्ट ऑफ, ये लिखूं ना मैं या रहने दूं? हाँ लिख दो। लिख दूं? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मूथ spherical elastic particles, small smooth spherical and elastic particles, which are known as molecules of the gas. ठीक है ना?
सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं, इसमें आइडेंटिकल वर्ड भी यूज कर लो, सोल स्मॉल स्मूथ स्फेरिकल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड इलास्टिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब बात यह है कि सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मूथ होते हैं, मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, हीट लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, स्फेरिकल शेप में माने जाएंगे, ठीक है। इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो भी कोलिजन करेंगे इलास्टिक कोलिजन होगा, राइट। तो दी collides with each other and with wall of container, these collide with each other and with wall of container elastically, right. जब भी ये कोलिजन करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन करेंगे। इलास्टिक कोलिजन समझ में आता है ना सभी को? हाँ सर, इलास्टिक कोलिजन में जहां पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कोई दूसरी फॉर्म में एनर्जी का में कन्वर्ट नहीं हुई है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट। वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। यस एंड द टाइम ऑफ कोलिजन and the time of collision is very small comparative to in comparison to the time between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम होता है उसके कंपेयर में टाइम ऑफ कोलिजन वेरी स्मॉल है, मतलब समझे इस बात का। जैसे ये पार्टिकल इसके साथ कोलाइड कर रहा है, राइट। तो ये जो कोलिजन के दौरान जो टाइम है, कोलाइड करके वापस आ गया, तो वो जो टाइम है उसके बाद कितनी देर बाद कोलाइड करेगा इस टाइम के कंपेयर में बहुत छोटा है, राइट। ये dt इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू t, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ सर। तो कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम होगा उस टाइम इंटरवल के कंपेयर में बहुत छोटा है टाइम ऑफ कोलिजन। रिपीट कीजिए सर। बेटा रिपीट यही कर रहा हूं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक टाइम लगता है ना, कि ये कोलिजन हुआ इसके बाद कितनी देर बाद कोलिजन हुआ, राइट। इसको टाइम इंटरवल बोल दो, टाइम इंटरवल, ठीक है ना। ये कोलिजन हुआ इसकी देर कितनी देर बाद दूसरा कोलिजन हुआ, तो ये जो है टाइम इंटरवल है, इसको टी बोल देते हैं। और कोलिजन होते टाइम, कोलिजन होने का मतलब क्या है, कांटेक्ट में रहना ना उतनी देर तक, ठीक है। तो वो कोलिजन होने का जो टाइम होता है dt, कांटेक्ट में रहने का टाइम, दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आया? ये लिखा है बस। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं कि कोलिजन हो क्यों रहे हैं। बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। समझ में आ रही है बात? यस सर। molecules of gas moves in random direction। रैंडम डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? सारे डायरेक्शन मतलब वो किसी एक डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इसका मोशन ओवरऑल एक्स की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है या वाई की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, हाँ या ना। ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, सब डायरेक्शन में आपको मोशन दिखेगा, ठीक है ना। जैसे आपने वो देखा होगा ना कि एक कमरे में अंधेरा है और अगर कोई रोशनदान से रोशनी बाहर से आ रही है, सूरज की लाइट बाहर से आ रही है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स जो है एयर में धूल वगैरह के, तो वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, आपने देखा होगा।
यस यस उस लाइट में, तो वो जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी ना मूव करते हैं, है ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में मोशन दिखेगा आपको, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। यस यस तो हम ये कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी इज सेम एवरीवेयर इन द गैस। नहीं समझे क्या? समझा। The distribution of molecules and velocity is same everywhere in the gas। ठीक है बेटा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एवरेज मोमेंटम ऑफ द गैस इज जीरो। सही बात है गलत बात? यस सर। यस एवरेज मोमेंटम कह दो या फिर अपन टोटल मोमेंटम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। यस सर। ऑफ गैस इज जीरो, राइट। विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर आई शुड से दिस। अगर कंटेनर मूव कर रहा है तब तो फिर सभी का एक मोमेंटम आ ही गया ना। कंटेनर के रिस्पेक्ट में सभी गैस का एवरेज मोमेंटम, हम यही मानते हैं कि कंटेनर हमारा रेस्ट पे है, तो उसके अंदर केवल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस यस सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, center of mass of the gas is zero with respect to container। नहीं समझे क्या? समझा सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इन सब का सम क्या होगा? जीरो होगा, हाँ या ना। तो vcm जीरो आएगी। तकलीफ है बेटा? नहीं सर। नहीं सर नेक्स्ट है देयर इज नो, हाँ जी, हाँ सर वही ना मोमेंटम जीरो हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में ही आ गया वीसीएम जीरो। हाँ हाँ हाँ, उसी से फिर vc, मतलब ये दोनों बातें एक ही है लगभग, क्योंकि अपन एवरेज मोमेंटम या टोटल मोमेंटम m इंटू वीसीएम ही तो बोलते हैं, राइट। यस सर लेकिन एवरेज स्पीड जीरो होगी ऐसा नहीं बोल सकते अपन। एवरेज स्पीड जीरो होगी क्या? बहुत सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या? नो सर नहीं सर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, हाँ या ना। रैंडम मोशन से अपन यही तो कह रहे हैं ना कि डायरेक्शन सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, इसलिए उनका एवरेज जीरो है, हाँ या ना। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट यस क्वांटिटी सर। नहीं है, इनमें केवल मैग्नीट्यूड जोड़। समझ में आ रही है बात? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कहां से कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है ना बेटा?
Speed can vary from 0 to infinity, anything. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अगला पॉइंट, effect of gravity is not significant. No significant effect of gravity is taken. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. No significant effect of gravity on behavior of gas. हम गैस के बिहेवियर पे ग्रेविटी के इफेक्ट को कोई सिग्निफिकेंट महत्व नहीं देंगे, ठीक है ना? ये है भाई थ्योरी ऑफ गैस, जो आपको सारे पॉइंट बताए हैं। क्या आप सबको समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलो। Yes. Yes. 1 मिनट, इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? Yes. आगे चलो ना। Yes, sir. अब आपको मैं एक कंटेनर देता हूं, लेट्स सपोज ये कंटेनर है, ठीक है? और इसमें आइडियल गैस है। सुन रहे हो मेरी बात? ये लेंथ हाँ ए सर। है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, राइट? और इसमें एक आइडियल गैस है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके पास स्पीड है कोई भी डायरेक्शन में, और उस स्पीड के 3 कंपोनेंट हैं, vx, vy एंड vz, राइट? Yes. ठीक है ना? उसकी वेलोसिटी के Yes, 3 कंपोनेंट है। तो ये पार्टिकल, यहाँ पे मैं दीवारों के नाम लिख देता हूँ। दिस इज PQRS, राइट? बाकी और भी दीवार है। चलो STUVW, ये वाला V पॉइंट है भाई, ये V स्पीड है, ठीक है ना? PUVW। अब आपको ये जो एक मॉलिक्यूल है वो PQRS दीवार से आके टकराता है और फिर वापस रिटर्न करता है, ठीक है ना? यो समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो ऑन एन इफेक्टिव, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ तक चल के आता है फिर टकराता है। हम इसको सिंगल मॉलिक्यूल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, देखिए कि वैसे तो ये रैंडम मोशन हो रहा है, सुन रहे हो मेरी बात? कि ये कहीं भी गया और आगे कोई और पार्टिकल से टकरा गया, तो जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, बस अपन उसी को देख रहे हैं। हम यही माने कि ये वही वाला पार्टिकल है जिसको अपने फर्स्ट को लिया था। यहाँ तक फर्स्ट मूव किया, अब ये फर्स्ट तो पता नहीं किधर चला गया, लेकिन सेकंड अब इधर मूव करने लग गया। समझ में आ रही है तो बात? फिर इसको कंसिडर कर लिया, Yes, sir. फिर सेकंड कहीं थर्ड से टकरा गया, तो सेकंड तो पता नहीं किधर चला गया, लेकिन थर्ड इधर मूव करने लग गया, तो हम इसको कंसिडर कर लिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन देख रहे हैं अपन। अरे हाँ है ना? सुन रहे हो Yes, क्या? sir. तो हम ये कह रहे हैं कि ये गया एक पार्टिकल और यूं कोलिजन करके आया, राइट?
ठीक है, तो इस दीवार पे टकराया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा पी एक्स ऑन एन एवरेज चेंज इन मोमेंटम। तो वी एक्स एम वी एक्स उसका राइट डायरेक्शन में मोमेंटम था और लेफ्ट में भी एम वी एक्स हो गया, राइट, सुन रहे हो मेरी बात। तो Yes, चेंज इन हाँ सर। मोमेंटम आ गया 2 mvx। 2 और ये पूरी डिस्टेंस चलने में इसको टाइम कितना लगा, ए डिस्टेंस चला vx स्पीड से। देखो vy और vz जो है वो ए डिस्टेंस चलने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, सही बात है मतलब बात। ए Yes, sir. डिस्टेंस जो है वो तो vx स्पीड से चला जाएगा, तो टाइम हो गया हमारे पास 2a/vx, सही बात है मतलब बात, जाने का प्लस आने का। तो फिर यहाँ पे ये पहुंचा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम केवल कंटेनर के कोलिजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से टकरा के फिर चालू हुआ, समझ में आ रही है बात। यहाँ से Yes, sir. टक्कर खा के इस दीवार से टक्कर खाई थी TUVW से, और फिर इधर गया, फिर PQRS से टक्कर खाई और फिर वापस यहाँ आया। तो इस TUVW से कितनी देर बाद टक्कर खाई, इतनी देर बाद। तो एक दीवार से टक्कर इतनी देर बाद होती है हर एक पार्टिकल की, समझ में आ रही है बात। अब ऐसे कंसीडर करें, सुन रहे हो मेरी बात। तो ये हो गया हमारे पास ऑन एन एवरेज टाइम। तो एक जैसे इस दीवार पे इतनी देर बाद टक्कर होती है, उतनी देर बाद इस दीवार पे टक्कर होती है, सही बात है गलत बात, PQRS पे। तो यहाँ पे PQRS पे इसका एवरेज फोर्स कितना आया एक पार्टिकल का, सुन रहे हो मेरी बात। टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टोटल टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 2mvx अपॉन में टोटल टाइम 2a/vx, सही बात है गलत बात। अरे ठीक है, जी सर। थोड़ा Yes, अजीब sir. लग रहा है क्या आपको, हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से थर्मोडायनेमिक्स में कूद गए बिना मतलब का, चार्ज पढ़ते पढ़ते पे आगे गैस मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, बुरा लग रहा है क्या। Yes, sir. उम्मीद तो थोड़ा था सर कैपेसिटेंस। है क्या कह रहे हो। होपफुली आज कैपेसिटेंस स्टार्ट करने वाले थे सर। अच्छा, आप थोड़ा मतलब ये सोच के आए थे कि आज नया टॉपिक चालू हो रहा है, मजा आएगा, है ना, कैपेसिटेंस चालू हो रहा है Yes, या sir. करंट चालू हो रहा है ना। Yes, sir. लेकिन आपकी भावनाओं पे पानी फिर गया है ना, एक्चुअली मेरी भी फिर गया। है मुझे पता ही नहीं था। Unfortunately, yes. हाँ, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि नए बच्चे भी हैं रिपीटर में। मुझे तो कल फोन आया एडीएस सर का कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं क्या सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर दिया जस्ट। तो फिर बोले कि हम कुछ नए बच्चे जोड़ रहे हैं और आप ऐसा टॉपिक चालू करो जो उन बच्चों को भी समझ में आए। तो इन लोग का बाकी सब्जेक्ट का भी कोई लेक्चर हुआ ही नहीं है। बाकी का हुआ है भाई आप लोगों का लेक्चर, किसका हुआ है, मैथ्स केमिस्ट्री के हो गए हैं। लेक्चर हुआ है बस। सर एक्चुअली अगर लाइक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत लंबा टॉपिक है सर, काइनेटिक थ्योरी और वो सब करके थर्मोडायनेमिक्स बहुत लंबा है अपने आप में। और मतलब इसमें लाइक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसलिए थोड़ा मतलब बाकी सर आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। नहीं तो अभी आप क्या चाहते हो परनीत, मतलब आप कहना नहीं क्या सर, चाह रहे जो हो, अपनी बात जो को तो पूरा रखो। अरे नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ सर, ये लंबा है ना बहुत, मतलब केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत लंबा है ये सब। हम्म तो आई मीन और फॉर्मूला बेस्ड है सर। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सर क्या था ना, वो एक्चुअली उसमें आई मीन डाउट्स आते हैं बहुत, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हाँ, एक टाइम पे जाकर कंसेप्चुअल के इसलिए। कंसेप्चुअल है वो, बहुत हाँ ज्यादा कंसेप्चुअल है। और ये इसमें ये है कि आपको अगर फॉर्मूलेज वगैरह ज्यादा पता है तो आप कर सकते हो चीजों को, Yes, sir. ऐसा है। Exactly. लेकिन इसमें ऐसा भी है कि आपको चीजें समझनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बिना समझे ही कर दोगे, समझना तो पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, अभी ये चैप्टर अपने काम करते हैं, ये तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अभी शुरू कर दिया है तो कर देते हैं फिर। चलो मैं सोचता हूँ फिर, ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप अपन ने जोड़ा है ना, फिजिक्स वाला बनाया है, डाउट वाला, जिसपे अपन आपस में डिस्कस करते रहते हैं, उसमें इन बच्चों को भी जोड़ लेना जो नए बच्चे आए हैं, Okay. ठीक है।
मुझे एडमिन बना देना, अदरवाइज फिर मैं जोड़ दूंगा, आप लोगों के तो ये कांटेक्ट में नहीं होंगे, है ना। यस सर। तो यहाँ पे फोर्स एवरेज एक दीवार पे लगा mvx² / a, राइट, mvx² / a, सुन रहे हो मेरी बात। तो ये इस Yes. दीवार पे PQRS पे फोर्स लगा, राइट, फोर्स ऑन PQRS, ऐसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल की वजह से लगा। अब ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो लगा रहे होंगे इस पे फोर्स, सही बात है, गलत बात। तो सबका ऑन एन एवरेज कितना आएगा PQRS पे, एक मॉलिक्यूल का है ये, बाय 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट सभी का कितना आएगा, सभी के ऐसे फोर्सेस का जोड़ कर देंगे अपन, हाँ या ना। यस Yes. Sir. तो पहले का Vx1 का स्क्वायर, सबका Vx सेम होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन, रैंडम स्पीड से चल रहे हैं। तो लेट अस सपोज देयर आर n मॉलिक्यूल्स, n का आ जाएगा ये, सुन रहे हो मेरी बात, यस कितना फोर्स Yes, आ sir. जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अब अपन प्रेशर की बात करें कि PQRS पे प्रेशर कितना पड़ा, तो ये फोर्स हो गया, तो प्रेशर अपन लिख देंगे कि फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो m/a, एरिया कितना है PQRS का, B/C है ना बेटा, यस ऊपर दिख रहा होगा। तो m/में ABC, राइट। नहीं आप रट्टा रटाया मत बोलिए, एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चलने दीजिए। n से डिवाइड क्यों होगा ये बताओ, n से डिवाइड होना चाहिए भाई यहाँ पे कहीं पे। भाई मेरे को टोटल फोर्स निकालना है, तो सभी के इंडिविजुअल फोर्सेस का जोड़ कर दिया बस, क्योंकि फोर्स एक तो वेक्टर ये क्वांटिटी निकालने और सब राइटर है। मीन निकालने के हाँ मीन तो अभी निकाला ही नहीं ना, हमने तो टोटल फोर्स निकाला और ये टोटल प्रेशर निकाला है, राइट। यस ठीक है, आगे चलते हैं। सर। अब बात करते हैं, चलो हाँ बोलो। सर आपने वो बोला था टाइम एक फेज से दूसरे फेज में जाने का है ना, लेकिन डिस्टेंस तो आपने डबल लिया है। हाँ तो डिस्टेंस एक फेज से, नहीं नहीं मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन किया था कि कोलिजन होता है, जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ और ये कोलिजन यहाँ पे दोबारा कब होगा, जाके वापस यहाँ आएगा तब होगा ना दोबारा कोलिजन, ये तो नहीं समझे क्या। अच्छा ओके सर, तो समझा दो सर कोलिजन समझा। के बीच का सक्सेसिव टाइम लिया है मैंने, मतलब राइट। एक सर एक साइकिल बोल रहे हैं हाँ ना। ओके सर। ठीक है ना, तो ये प्रेशर हो गया बेटा। अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो n से डिवाइड कर देता हूँ और n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर अप टू Vxn का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो ये तो अपने को दिख रहा है कि ये कोई चीज का एवरेज है, किसका एवरेज है ये बताओ, n टर्म्स को जोड़ा गया डिवाइड बाय n किया गया, वी स्क्वायर का 20 पर Vx के स्क्वायर का, Vx के स्क्वायर का, Vx के स्क्वायर का एवरेज है ये, सही बात है गलत बात। V देखो, V तो अलग चीज है, V के 3 अच्छा समझ। कंपोनेंट है, उसमें एक कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज है ये, सुन रहे हो मेरी बात। और Nm क्या है, n मॉलिक्यूल्स का मास, तो मास ऑफ गैस हो गया ये, सुन रहे हो। यस सर। और ABC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, आया ना, यस ये हो गया प्रेशर। अब देखिए Vx का स्क्वायर हुआ, लेकिन एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि Vx का स्क्वायर मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की x कंपोनेंट का एवरेज y कंपोनेंट के एवरेज के बराबर होगा, अरे हाँ है ना, हाँ सर। और z कंपोनेंट के एवरेज के बराबर होगा।
क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अपन ये कह रहे हैं कि देयर इज नो प्रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सही बात है गलत बात? तो तीनों डायरेक्शन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। यस दूसरा हमें ये भी पता है कि जो ओवरऑल स्पीड है v स्क्वायर वो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर है, राइट। कोई भी एक पार्टिकल्स की। तो अगर सबका एवरेज लूं तो मैं ये बोलूं कि v स्क्वायर का एवरेज vx के स्क्वायर का एवरेज प्लस vy के स्क्वायर का एवरेज प्लस vz के स्क्वायर का एवरेज। अरे हाँ या ना, ऐसा Yes, बोल sir. सकता हूँ। और ये तीनों बराबर है। v स्क्वायर का एवरेज 3 टाइम्स vx का स्क्वायर। सही बात है गलत बात? तो ये आएगा m अपॉन v वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इनटू नेट स्पीड के एवरेज का स्क्वायर बाय 3, हाँ या ना, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। सही बात है गलत बात? और Yes. मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ गैस, तो 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वी स्क्वायर का एवरेज, राइट। यस समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस। तकलीफ है बेटा? नो सर नो सर। v क्या है, जहां पे v क्या है, एक मॉलिक्यूल लिया। की स्पीड और फिर उसका स्क्वायर करके सभी मॉलिक्यूल्स में एवरेज ले लिया, राइट। यस सुन रहे हो मेरी बात? तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ, पहले ये लिखना है क्या? हो गया ना लिख के? तो पीडीएफ भेज ही देंगे आपको, ठीक है। हाँ सर आगे चलता हूँ मैं। ये फॉर्मूला देखिए, सर वी क्या बोला आपने? v तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड था, राइट। हाँ तो हमने सभी की स्पीड का स्क्वायर किया, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, v4 का स्क्वायर, राइट। और फिर उसका एवरेज ले लिया। अरे हाँ है ना, ये हाँ सर। तो P आ गया हमारे पास 1/3 रो v स्क्वायर का एवरेज। तो v स्क्वायर का एवरेज आ गया हमारे पास 3p/रो। सुन रहे हो मेरी बात? दोनों साइड में आप अगर अंडर रूट लगा दें तो ये आपके एक जानी मानी टर्म आती है जो आपने बहुत बार देखी है। क्या होता है ये? RMS। स्क्वायर के स्क्वायर का एवरेज और फिर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर, है ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3p/रो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो v RMS इज अंडर रूट ऑफ 3p/रो। अब यहाँ पे एक जाना माना क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेशर डबल कर देंगे या प्रेशर को 4 टाइम कर देंगे तो RMS स्पीड क्या होगी? डबल। RMS स्पीड, प्रेशर को अगर आपने 4 टाइम कर दिया तो RMS स्पीड डबल हो जाएगी, राइट। ये कहना चाह रहे हो? यस सर हाँ सर। लेकिन एक चीज देखिए, आपने आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT। और इस इक्वेशन से हम कई बार ये भी लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू रो RT/m, है ना। हाँ सर। सही बात है गलत बात? ये कैसे आता है पता है ना तुम लोगों को? यहाँ से ये कैसे आता है या करके दिखाऊं? Yes, sir. ठीक है, तो p/रो किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिखना। हाँ, p/रो किसके बराबर आ गया? RT/m। तो R एक कांस्टेंट टर्म है, रियल गैस कांस्टेंट है ये। तो m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, ये भी एक कांस्टेंट है।
तो पी बाय रो जो है ना वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, राइट। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक पी अपॉन रो पी का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। अरे हाँ या ना। हाँ तो अगर आपको ये बोल दिया गया कि प्रेशर डबल कर दिया गया है और टेम्परेचर सेम है, प्रेशर डबल कर दिया गया या प्रेशर को 4 टाइम कर दिया गया है, प्रेशर 4 टाइम कर दिया गया है लेकिन टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब रो ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स हो गई। अरे हाँ या ना। हाँ Yes, sir. टेम्परेचर सेम है तो ये रेशियो सेम रहेगा। तो आप केवल प्रेशर को चेंज करने पे वीआरएमएस का इफेक्ट नहीं बता सकते, बिकॉज प्रेशर चेंज होने से रो भी चेंज हो सकती है अगर टेम्परेचर सेम है। समझ में आ रही है बात। इसलिए इस फॉर्मूले से ज्यादा हम वीआरएमएस का इस फॉर्मूले को ज्यादा बेटर समझते हैं कि पी बाय रो की जगह आप आर टी बाई एम यूज कर लीजिए। समझ में आ रही है बेटा बात। Yes, sir. तो यहाँ से ये दिख रहा है कि VRMS is a function of temperature only, right? चलो स्मॉल है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये हाँ ये मॉलिक्यूलर मास है बेटा, कैपिटल एम है। देखो यहाँ हाँ से ये सर, कैसे आया, ये हाँ नहीं सर वो समझ समझ में गया आया? सर, समझा सर, वो हाँ मास अपॉन डेंसिटी लिख दी। हाँ, इसको तो लिख दिया मास ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी, और हाँ फिर स्मॉल वो क्रॉस एन कर को भी दिया। आपने लिख दिया मास ऑफ गैस अपॉन कैपिटल Upon एम। molar mass. हाँ ठीक है ना। निश्चित, तो वो हाँ मास मतलब ऑफ मास ऑफ गैस वन दोनों मॉलिक्यूल है। जगह। हाँ ये ओके मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल एम, सीधी बात ये है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। यस। समझ में आया भी सभी को? हाँ Yes, सर। sir. कोई तकलीफ है? नहीं सर। No, sir. अब अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। या मॉडर्न चालू करना चाहिए अपने को, ये बताओ। सर मॉडर्न नहीं सर, केटीजी कंप्लीट कर लो सर। कैटीजी तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेट अस सपोज आज नहीं होगा कल हो जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा तो, सर, इसका है ना। मटेरियल किसका मटेरियल? केटीजी का सर। कैटीजी का मटेरियल तो आपको है नहीं क्या? आपके पास सीट नहीं है क्या? शीट नहीं है सर। मैं पीडीएफ जी भेज दूंगा सीट का, ठीक है। ओके पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर देना, रिमाइंड करवा देना, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। चलो एक बार तो ये कैटीजी कंप्लीट करते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में मजा आएगा, ऐसा नहीं है, अपन जल्दी निपटा देंगे, टेंशन मत लो। कितना कितना देर में हो जाएगा लेकिन कंप्लीट करने का है तो? हीट। क्या ये थर्मोडायनेमिक्स हाँ सर। 5 लेक्चर में हो जाएगा। हो जाएगा। 5 लेक्चर में हो जाएगा। मेरे से 2 हफ्ते में पूरा हो क्योंकि जाएगा। इसमें हमने फिजिक्स में सेकंड लॉ तो है ही नहीं ना, फर्स्ट लॉ तक ही है। फर्स्ट लॉ पढ़ना है बस, हाँ एडियाबैटिक सर। प्रोसेस आइसोबर। फिजिक्स में सेकंड लॉ एंथैल्पी और वो सब कहाँ है, एंट्रोपी वगैरह वो सब है ही नहीं फिजिक्स में, ठीक है। वो तो यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो इसलिए आप डर रहे होंगे। तो अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जैसे एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम उसकी स्पीड का स्क्वायर, हाँ या ना। पहले पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल की, यही होगी ना बेटा। यस। Yes, sir. दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी टू का स्क्वायर। इस तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस। तो हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इनटू vn का स्क्वायर, सही बात है गलत बात? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन मैंने टोटल को डिवाइड बाय n कर दिया दोनों जगह पे। समझ में आ रही है बात? सभी की काइनेटिक एनर्जी का सम डिवाइड बाय n, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई, राइट।
सुन रहे हो क्या मेरी बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज एवरेज ऑफ दिस हाफ m v स्क्वायर का एवरेज। सही बात है बात? सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस। ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल है केवल, रोटेशनल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अपन ने ट्रांसलेशनल मोशन की कंसीडर किया है, राइट? ट्रांसलेशनल, ठीक है बेटा। अब वी स्क्वायर का एवरेज अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाफ m v RMS का स्क्वायर। सुन रहे हो मेरी बात? क्योंकि हाँ वी सर। स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है, सॉरी, वी स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट ही तो वी RMS होता है। तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो वी RMS का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या लिखूंगा? बताओ। n से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइड बाय n करके निकालते हैं। सही बात है बेटा? नहीं समझे क्या? समझा सर। तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n इंटू एवरेज आ जाएगी हाफ m इंटू वी RMS का स्क्वायर, दैट इज हाफ, और n इंटू एक पार्टिकल का मास इज मास ऑफ गैस इंटू वी RMS का स्क्वायर। सही बात है मतलब? अच्छा, लेकिन ये चीज क्या है, ये जो अपन टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं और इसमें ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड ले रहे हैं, ये सब विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर है। सही बात है मतलब? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस। अरे हाँ है ना? और विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, यस। क्योंकि कंटेनर के अंदर केवल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, और कंटेनर मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास हमारी गैस का रेस्ट पे है, राइट? और ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, राइट? तकलीफ है भाई? अब वी RMS अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ड्राइव किया था, कितना होता है? √3 RT/. √3 RT का। इसको अपन m/2 3 RT/m या फिर 3p, क्या था, 3p/ρ है ना? 3p/ρ। सही बात है बात? यस। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? और ये m/ρ क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो 3/2 pv। सही बात है बात? मास ऑफ द गैस, ये मास ऑफ द गैस है, मोलर मास नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? तो 3pv वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो 3/2 pv आ गया काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ या ना बेटा? ये यस सर। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। अब pv को आप nRT भी लिख सकते हो। सही बात है मतलब? यस। तो काइनेटिक टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? थ्री बाई टू nRT। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोल दूंगा जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, और ये कंटेनर v स्पीड से आगे जा रहा है और ये टेम्परेचर T पे है, ठीक है ना? तो बताओ इस गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 3/2 nRT प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। ये इसकी हाँ टोटल सर। काइनेटिक एनर्जी होगी।
ये काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर है या फिर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, हाँ या ना? यस सर। सर वो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा ना? सेंटर ऑफ मास अपन सेंटर पे मानेंगे, हाँ सर वही सेंटर। ठीक है ना? यस। कोई तकलीफ है भाई किसी को? नहीं सर। यहाँ से एक चीज देख सकते हो तुम कि जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दिस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सही बात है गलत बात? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि केवल काइनेटिक एनर्जी ही होती है आइडियल गैस के पास, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं। सही बात है गलत बात? यस। तो यही टोटल एनर्जी है एक्चुअली, या फिर हम इसको यही इसी को इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी बोल सकते हैं, राइट? और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और ये अपन आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज भी करते हैं इसको बहुत ज्यादा, कि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये एक स्टेट फंक्शन है, हाँ है ना? तकलीफ है भाई किसी को? नहीं सर। तो ये हो गया हमारे पास। तो अभी अपन ने वी आर एम एस थोड़ी देर पहले देखा ना कि वी आर एम एस अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम होता है। अगर ऊपर नीचे मैं एन से डिवाइड कर दूं, आर को भी एन से डिवाइड कर दिया और नीचे मोलर मास को भी एन से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। और ये मोलर मास मतलब एक मोल का मास होता है, और उसको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर दिया तो एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, राइट? तो इसको अपन 3k हाँ भाई समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो वी एवरेज इसी तरीके से एक वी एवरेज डिफाइन करते हैं और एक वी मोस्ट प्रोबेबल डिफाइन करते हैं। तो वी एवरेज होता है अंडर रूट ऑफ 8 आर टी बाई पाई एम और वी मोस्ट प्रोबेबल होता है अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम। इनका मतलब समझ में आता है तुम्हें? आरएमएस तो भी बता ही दिया, आरएमएस अपन एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट? हाँ सर। एवरेज सभी स्पीड्स का सम करके डिवाइड बाय एन करना, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबल है कि जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, तो वो स्पीड कौन सी है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ रही है बात? जैसे हमारे पास 100 बाइक्स है, ठीक है ना? 100 बाइक्स है और ये बाइक जैसे हमारे पास सिटी में चल रही है, अंधेरी शहर है, ठीक है ना? मान लेते हैं अंधेरी में 100 बाइक चल रही है। तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि बताइए इस शहर में ये 100 बाइक्स चल रही है तो मोस्ट ऑफ बाइक्स किस स्पीड रेंज में चल रही होगी? तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि सर 30-40 के स्पीड में चल रही होगी। सही बात है गलत बात? क्योंकि शहर में चल रही है। अरे हाँ है ना? और अगर मैं हाँ बोलूं सर। कि ये हाईवे है, मतलब नेशनल हाईवे है, बाहर सिटी से बाहर चल जा रहा है, बाईपास है और इस पे 100 बाइक्स चल रही है, बताइए मोस्ट ऑफ बाइक्स किस स्पीड से चल रही होगी?
70-80 तुम बोलो 70-80 के करीब चल रही होगी, तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाँ या ना? हाँ डिपेंड सर। करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसपे मोस्ट ऑफ। अब ऐसा नहीं है कि सारी बाइक 70 पे चल रही है, सारी बाइक 80 पे चल रही है। कुछ बाइक्स इसमें भी 20-30 पे चल रही होगी, या 30-40 पे चल रही होगी, राइट? और कुछ बाइक्स इसमें भी 70-80 पे चल रही होगी, ये भी हो सकता है। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उस स्पीड को अपन मोस्ट प्रोबेबल बोल रहे हैं, पार्टिकल्स के नंबर उसमें मैटर नहीं कर रहा है। बस ये है कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही है वो बात? तकलीफ है किसी को? नहीं सर। नो सर। आगे चलूं? हाँ सर। यस। अब मैक्सवेल ने कर्व बनाया जिसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। उसने कहा कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सभी की स्पीड्स अलग अलग हो सकती है, राइट? रैंडम मोशन है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमने बोला कि कुछ भी स्पीड हो सकती है। हाँ या ना? तो मैक्सवेल ने कहा देखो 0 स्पीड भी रेयरली किसी पार्टिकल की हो, ठीक है ना? यस। भी लगभग सभी पार्टिकल मूव ही कर रहे होंगे। हाँ भी जस्ट कोलिजन हुआ ही है या फिर कोलिजन होने ही वाला है, जैसे कंटेनर की दीवार से टकरा गया तो वहां पे 0 स्पीड हो गई, लाइक दैट। सही बात है उनका? यस सर। इस तरीके से कि 0 स्पीड भी रेयरली कोई पार्टिकल की होगी और इन्फिनिटी स्पीड भी रेयरली कोई पार्टिकल की होगी। तो उसने बोला कि लेट अस सपोज हम ऐसा करते हैं कि कुछ स्पीड v है किसी पार्टिकल्स की, और फिर अगली स्पीड मैं कंसीडर कर रहा हूँ v प्लस dv। समझ में आ रही है बात? दो अलग अलग स्पीड कंसीडर किया, यस और सर। इसने बोला कि लेट अस सपोज इन दोनों स्पीड के बीच में मैंने बोला कि बताओ कितनी बाइक चल रही है, कितने पार्टिकल चल रहे हैं। तो उसने बोला कि लेट अस सपोज वो dn पार्टिकल चल रहे हैं इन एन इंटरवल ऑफ dv। सही बात है गलत बात? dv स्पीड के इंटरवल पे dn पार्टिकल चल रहे हैं, आया ना? लेकिन ये इंटरवल हमने कहां पे चूज किया है? ये इंटरवल हमने चूज किया है एट v पे। सही बात है गलत बात? यही dv इंटरवल हम कहीं और भी चूज कर सकते थे, जैसे ये स्पीड 40 है, ठीक है ना? तो 40 पे हमने चूज किया है dv, हम 10 पे भी तो चूज कर सकते थे। सही बात है गलत बात? इसको v डैश बोल देता हूँ, v डैश प्लस dv। सुन रहे हो मेरी बात? ये भी तो dv इंटरवल है, और इसमें हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल d एंड डैश हो। नहीं समझे क्या? अरे हाँ है ना? तो dv इंटरवल आप कहीं भी चूज कर सकते हो। तो उसने ये बोला कि हमने लेट अस सपोज कोई v स्पीड पे dv इंटरवल चूज किया और उसमें dn पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उसने बोला कि dn बाय dv, ये एक वैल्यू निकाल ली मैंने। तो dn बाय dv का उसने v के साथ कर्व बनाया। सुन रहे हो मेरी बात? तो dn बाय dv क्या है? कोई भी dv के अंदर जो dn पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो dn बाय dv वो आया। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनाया कि ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ रही है बात? ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का dn बाय dv इंटू। अब इस कर्व का एरिया क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये y वर्सेस x कर्व है। सुन रहे हो मेरी बात? और ये क्या आ गया? ये y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, जो भी कर्व आया। सही बात है मतलब बात? इस कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं हम? इस कर्व का अपन एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। यही निकालते हैं ना बेटा? अरे यस। हाँ है ना? हाँ ये निकालते हैं। तो ये y वर्सेस x कर्व है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ y, ये y dx एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y की जगह कौन आ गया? dn बाय dv वर्सेस x की जगह कौन आ गया? v, तो dx आएगा तो dv आएगा, ठीक है? ये इसका एरिया आएगा, इसका एरिया अंडर इसका। सही बात है गलत बात? dv से dv कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? dn, छोटे छोटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात है गलत बात? जो v से dv के बीच में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल dn है, तो ऐसे सारे dns का सम, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे हाँ या ना?
हाँ सर। तो मैक्सवेल ने यही बोला कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका एरिया अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। अब एक बात बताओ, तुम इस कर्व से जितना समझे हो, पहले तो ये बताओ कि क्या तुम समझे हो कि ये कर्व क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, तुम समझे इस बात को? हाँ कि सर, कहीं वो पे भी कोई भी v स्पीड पे आप dv इंटरवल ले लीजिए। समझ में आ रही है बात? यस इस dv में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो dn बाई dv की वैल्यू ये होगी। ठीक है ना? हाँ। अरे हाँ या ना, वो dn बाई dv की वैल्यू होगी। तो अगर आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो dn मतलब इस इतनी दूरी का एरिया निकाल लीजिए, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अरे हाँ या ना, इस dv रेंज में। सुन रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। क्योंकि हाँ ये सर। जो वैल्यू आ रही है वो dn बाई dv की आ रही है, और एरिया ही नंबर ऑफ पार्टिकल देता है। तो dv रेंज में कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, dn, वो एक्चुअली इसका एरिया से आएगा। क्या आपको मेरी भावना समझ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तुम इस ग्राफ से ये बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे हो? सबसे ऊपर सर। वो मैक्सिमा सबसे पे। ऊपर। सर पीक पे। देखो, एक तो अपन स्पीड हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद dv, ठीक है ना? और नंबर ऑफ पार्टिकल अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी dv रेंज में आपको पार्टिकल चाहिए तो वहां पे एरिया निकाल दीजिए। सही बात है गलत बात? हाँ ये इस dv रेंज के पार्टिकल आ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पे सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है dv रेंज का, वहां पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ लाई करेंगे उस स्पीड पे। सही बात है गलत बात? तो सबसे ज्यादा एरिया पीक पे आ रहा है। सुन रहे हो मेरी बात? यही सबसे ज्यादा हाँ। एरिया आएगा dv रेंज में। तो ये स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है बेटा? यस ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। और तुम्हें दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 RT/m है, VRMS 3 RT/m है। तो VRMS ऑब्वियसली बड़ी है मोस्ट प्रोबेबल से, और 8/पाई, ये शायद 3 से कम होगा ना, 8/पाई। हाँ सर, 8 3 से कम। 3 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है, और उसके बाद कहीं V एवरेज आएगा। सही बात है गलत बात? यहाँ कहीं V एवरेज लाई कर रहा है, और यहाँ कहीं VRMS लाई कर रहा है। ठीक है बेटा? और टेम्परेचर बढ़ाने से, तुम एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। 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 और टेम्परेचर कम करने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये कर्व, इस कर्व का पीक थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट? यस यूं थोड़ा सा गंदा बना दिया मैंने। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही है बात? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड राइट में होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, और वैल्यू स्पीड की बढ़ना मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू बढ़ना। लेकिन पीक थोड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ जाएगा देखो, क्योंकि टोटल एरिया कांस्टेंट है। सही बात है लोगों का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ। इसलिए पीक थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये T1 का ग्राफ है और ये T2 का ग्राफ है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट कि T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T2 की ज्यादा है। सही बात है बोलूंगा, T1 से यस सर। पीक नीचे होगा T2 का कंपेयर टू T1। सुन रहे हो मेरी बात? दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। अरे हाँ है ना? और इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसकी। ठीक है ना? यस सर एक डाउट है। हाँ पूछो।
सर 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये जो ग्राफ था ना वो सिमेट्रिकल था और हम लोग को बोला था कि मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और आरएमएस स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है और उसमें मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड का रेशियो 1:1 दिया था। तो कैसे होगा सर? क्योंकि अगर हम फॉर्मूला से देखें देखो तो ज्यादा ही होना मोस्ट चाहिए। प्रोबेबल स्पीड होता है, जैसे इस कर्व को मैं एफ वी कर्व बोल देता हूँ कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ वी, राइट? अरे हाँ है ना। हाँ सर। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाला जाता है, वी मोस्ट प्रोबेबल इज df बाई dv, जहां पे 0 है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, राइट? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। और एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा? एवरेज स्पीड होता है इंटीग्रेशन ऑफ v f ऑफ v dv, ठीक है ना, 0 से लेके इनफिनिटी, और मल्टीप्लाई बाय n नोट कर देना, ये एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आरएमएस स्पीड निकाली जाएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर f ऑफ v dv मल्टीप्लाई बाय n नॉट, ठीक है ना, 0 से लेके इनफिनिटी, और इसका अंडर रूट। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ अब यहाँ से निकाल के जो भी आपको एफ ऑफ वी क्या दे रखा था वहां पे फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ पे पुट करके और इस तरीके से स्पीड से निकाली जाएगी और फिर आप रेशो ले सकते हो, राइट? सर, एक्चुअली कोई फंक्शन नहीं दिया था, सिर्फ ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल था और कुछ नहीं। ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल था। हाँ सर, मैं फोटो भेजूँ आपको? ठीक है, आप भेज दो, डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। कौन सा क्वेश्चन है मेरे को भेज दो, ठीक है, हाँ जो सर। भी था। चलिए भाई, ये समझ में आया भी सभी को? सर वो इरेज मत कीजिए ना। अच्छा, सर वो पीडीएफ आ जाएगा ना तब कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ठीक। आगे चलो भाई। हाँ सर। तो अभी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 nRT है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना बेटा? और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं। मूवेबल वॉल एंड कंडक्टिंग, वीकली कंडक्टिंग। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। ये कंटेनर है, उसके बीच में पार्टीशन है जो कि वीकली कंडक्टिंग है और मूवेबल है, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे भी प्रेशर P है, यहाँ का टेम्परेचर 2T है और यहाँ का टेम्परेचर T है, ठीक है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये लेंथ L है,
ये लेंथ भी L है, ठीक है। और कंटेनर की जो दीवारें हैं, कंटेनर्स वॉल आर कंटेनर्स हैविंग नॉन कंडक्टिंग और एडियाबैटिक वॉल्स। हम ये कह सकते हैं कंटेनर्स वॉल्स आर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक समझते हो ना, जो हीट कंडक्ट नहीं करता, राइट। हाँ सर। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन वॉल partition in time by the time when it is in permanent equilibrium। When it is in permanent equilibrium। हो गया क्या? एक बात तो कंफर्म है ना
कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तब क्या होगा, दोनों साइड का टेम्परेचर सेम होगा, और प्रेशर प्रेशर भी सेम होगा। वीकली कंडक्टिंग है इसलिए टेम्परेचर सेम होगा, राइट। सुन रहे हो मेरी बात, यस क्योंकि जो भी हीट वीट ट्रांसफर होनी होगी हो जाएगी, ठीक है ना। और प्रेशर भी दोनों साइड का सेम होगा। तो फाइनल सिचुएशन बनाते हैं। मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे था कंटेनर और पार्टीशन, और अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रेशर इसलिए सेम रहेगा बेटा, अगर क्योंकि कहीं एक साइड का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो पुश करेगा ना दूसरी साइड में, तो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर पी डैश हो गया, यहाँ का प्रेशर भी पी डैश हो गया, यहाँ का टेम्परेचर टी डैश हो गया, यहाँ का टेम्परेचर भी टी डैश हो गया, और ये एक्स डिस्प्लेस हो गया इधर, ठीक है ना। तो ये दीवार पहले से एल डिस्प्लेस्ड थी, तो एल प्लस एक्स हो गया। दूसरा जो है वो एल माइनस एक्स हो गया। सुन रहे हो मेरी बात। हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल पहले कंटेनर में कितने थे, पी वी अपॉन में R2T, है ना। दूसरे में कितने थे, पी वी अपॉन RT। सही बात है बात। तो अगर हाँ इसको मैं n बोलता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, n/2 बोलूंगा। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। तो फाइनली प्रेशर जो है वो दोनों का सेम कर रहा हूं मैं। तो यहाँ के प्रेशर को पी डैश को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एन आर टी डैश अपॉन वी। वी की वैल्यू आएगी ए इंटू एल प्लस एक्स। सही बात है बात। और यहाँ का नंबर ऑफ मोल n नहीं है, n/2 है। सुन रहे हो मेरी बात। और हाँ सर। वहां के प्रेशर को लिखूंगा एन आर टी डैश, क्योंकि वहां के नंबर ऑफ मोल n है, जो पहले थे वही अब है, अपॉन में a इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि अब वॉल्यूम a इंटू एल माइनस एक्स है। सही बात है बात। यस। यस। एनआर से एनआर गया, टी डैश से टी डैश गया, ए से ए गया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एल प्लस एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2l प्लस 2x आ जाएगा ना। ये माइनस का 3x इज इक्वल टू एल आया, तो x इज इक्वल टू माइनस का l/3 आया। मतलब हमने उल्टा डिस्प्लेस कर दिया था, उसको उधर डिस्प्लेस होना चाहिए था, राइट। हाँ सर। समझ में आया भी सभी को। हाँ यस। सर, बस वो वीकली कंडक्टिंग वाले में सर आपने क्या बोला था? वीकली वीकली कंडक्टिंग के टाइम कंडक्टिंग सर। है तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी ना, तो टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक, एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सही बात है बात। ओके सर। ठीक है ना। हाँ किसी को सर। कोई तकलीफ है भाई। तो ये वाला नहीं पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से चालू कर सकते हैं। ठीक है, यस। किसी को कोई तकलीफ है नो सर। तो नहीं सर। क्या करें, फिर थर्मो चालू करें। हाँ सर। हाँ सर, बस हाँ सर जल्दी सर। जल्दी खत्म कर दो उसको, जो तो इजी है वैसे। हाँ जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, हाँ। ठीक है ना।
जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखो सबसे पहले वही आइसोकोरिक प्रोसेस बतानी है, आइसोबारिक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, 4 प्रोसेस है। और उसके बाद में वो है थोड़ा कार्नोट साइकिल वगैरह है वो पढ़ाने, ठीक है ना, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाना है। इतना ही तो है उसमें, हाँ सर। समझे? हाँ ओके चलो सर, आप नोट्स भेज देना। हाँ अभी नोट्स भेज देता हूँ। चलिए और बाय सर वो एवरीवन। पीडीएफ, हाँ सर वो पीडीएफ भी केडीजी की। सीट की ना? हाँ सर। हाँ हाँ सीट की पीडीएफ भी भेज देते हैं, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन। बस। भाई जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है।